Hi, this is कोमल चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल एट द यूट्यूब चैनल GS365 एंड आज का हमारा सेशन हिस्ट्री से रिलेटेड है और आज के हमारे टॉपिक रहने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, यानी कि किस तरीके से मानव का विकास हुआ, उसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम पाषाण काल। पाषाण काल में हम देखेंगे कि औजारों का विकास किस तरीके से हुआ। प्रारंभ में औजार पत्थरों के हुआ करते थे, बाद में किस तरीके से वो औजार हड्डियों और अनेक धातुओं से बनने लगे। ठीक है, राइट। फिर आगे देखेंगे हम धातुओं का विकास, यानी कि किस तरीके से कौन कौन सी धातु प्रारंभ में आई और समय के अनुसार धातुओं का विकास किस तरीके से हुआ। राइट। सो इस कड़ी में सबसे पहले देखेंगे हम मानव की उत्पत्ति एवं विकास, यानी कि मानव का विकास और मानव की उत्पत्ति किस तरीके से हुई। अगर हम बात करें उत्पत्ति की, तो हमने देखा है कि बहुत से विद्वान, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है जब हम बात करते हैं मानव विकास की, मानव उत्पत्ति की। ठीक, बट अधिकतर विद्वान हैं उनका यह मानना है कि आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व, आज से लगभग 10 लाख वर्ष पहले, ठीक है, एक वानर है जिसका नाम है प्राइमेट्स। क्या है? प्राइमेट्स नाम के वानर से मानव की उत्पत्ति को माना जाता है। जो वानर है वह पहले वृक्षों पर रहा करता था, लेकिन समय के साथ साथ वह अपने पिछले पैरों पर चलना प्रारंभ किया और वृक्षों से उतरकर पृथ्वी पर रहने लगा। इसी से हम मानव की उत्पत्ति को जोड़कर देखते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट। हालांकि अगर हम बात करें कि इनके जीवाश्म के अवशेष भारत में नहीं मिले हैं, मानव के प्राचीनतम अस्तित्व ग्लेशियन काल के माने जाते हैं। कौन से काल के माने जाते हैं? ग्लेशियन काल के माने जाते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट। क्वेश्चन ये आता है नेक्स्ट कि प्राइमेट्स क्या होते हैं। प्राइमेट्स क्या है? प्राइमेट्स एक तरीके का जो वानर होते हैं जिनमें हम मानते हैं बंदर, लंगूर, ठीक है, ये सब क्या है, इन सबको वानर में काउंट करते हैं। ठीक, तो प्राइमेट्स जो थे इनसे आधुनिक मानव का विकास माना जाता है। राइट, आपको समझ में आ गया प्राइमेट्स क्या होता है? प्राइमेट सिंपल होता है, वानर होते हैं जिनमें हम मानते हैं बंदर हो गए, लंगूर हो गए या फिर वनमानस हो गए। ठीक, तो इन सबको हम मानते हैं किसमें? वानरों में। इन वानरों में से एक था प्राइमेट्स जिससे मानव का विकास माना जाता है। हालांकि अभी एक रिसेंट जो में एक डिस्कवरी हुआ है, जहां हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के बोरी का। क्या प्लेस है? महाराष्ट्र का बोरी। अगर मैं महाराष्ट्र बोरी के डिस्कवरी की बात करूं तो यहां पर जो मानव की उपस्थिति को और पहले का बताया गया, यानी कि अभी हम बात कर रहे थे 10 लाख वर्ष पहले की, बट जो महाराष्ट्र का बोरी प्लेस है, रिसेंट जो डिस्कवरी है उसके अकॉर्डिंग 14 लाख वर्ष पूर्व क्या बताया जाता है? मानव का उत्पत्ति बताया जाता है 14 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है साहब, क्या बताया जाता है? 14 लाख वर्ष पूर्व बताया जाता है। राइट। दूसरा पॉइंट समझिए, अगर मैं बात करूं उत्पत्ति स्थान की, मैं बात करूं कहां पे उत्पत्ति हुई है, तो यह माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई है, अर्थात भारत में मानव की उत्पत्ति बाद में देखी गई है। यानी कि मानव बाद में भारत में आके बसे हैं, पहले उत्पत्ति के रूप में वह अफ्रीका माना जाता है। क्लियर पॉइंट? क्लियर है? ठीक है यहां तक। तो यह था हमारा ओवरऑल एक छोटा सा समरी कि मानव की उत्पत्ति से संबंधित क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, जहां पर हमने देखा कि मानव की उत्पत्ति 10 लाख वर्ष पूर्व एक प्राइमेट्स नामक वानर से मानी जाती है, जो प्रारंभ में वृक्षों पर रहता था, धीरे धीरे उतर के पृथ्वी पर आया, 2 पैरों पर चलना प्रारंभ किया। ठीक है, दूसरी फिर हमने एक बात की रिसेंट अपडेट की। रिसेंट अपडेट क्या है कि महाराष्ट्र में एक बोरी प्लेस है जहां पर यह स्टडी किया गया है कि जो मानव का उत्पत्ति है वह 14 लाख वर्ष पूर्व का माना गया है। राइट। इसके बाद ऐतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल है, वो सब चीज हम पढ़ चुके हैं। राइट, क्लियर पॉइंट। अब आइए डिवाइडेशन की अगर हम बात करें, हम किस तरीके से आगे बढ़ने वाले क्लास में, तो प्रागैतिहासिक काल को हम 2 भागों में डिवाइड किया हमने, पाषाण युग और धातु युग। पहले हम पढ़ेंगे पाषाण युग के बारे में, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे धातु युग को। पाषाण युग में क्या पढ़ने वाले हैं? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, तो सिंपल मुझे बताइए कि पुरापाषाण काल की स्थापना किसने की थी? सॉरी, खोजकर्ता कौन है? पुरापाषाण काल जो है उसे खोजकर्ता कौन है?
पुरापाषाण काल के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट है। दो चीज हम देखेंगे, एक मिनट, आगे लिखा हुआ है क्या? चलो नहीं लिखा हुआ तो हम यहां थोड़ा डाल देते हैं। पुरापाषाण काल, किसने किया है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। मुझे बताइए इस समय पर जो मानव था वह किस प्रकार का काम किया करता था? तो मानव आकेटक था, यानी कि वह घूम फिरता था एक जगह, स्थायी रूप से वह नहीं रहता था। क्या था वो? आकेटक था। आकेटक था। आकेटक है ना, घुमक्कड़ जिसे कहते हैं, आकेटक और संग्राहक। आकेटक एवं संग्राहक, यानी कि वह क्या करता था? घूम घूम के फल वगैरह इकट्ठे करता था, उसे खाते थे। स्टार्टिंग में इनिशियल काल की हम बात कर रहे हैं, राइट। फिर हम बात करते हैं, अगर वह आवास के रूप में बात करें तो कहां रहता था? आवास की हम बात करें तो कहां रह रहा है वो? आवास की बात करें तो कहां बात करें? मुझे बताइए कि आवास की मैंने क्या बात की अभी, कि वह स्थायी रूप से नहीं रहता था कहीं भी, ठीक है। तो वह जो सेल होती हैं पहाड़ों में, यानी गुफा जैसा जो होता है, उनमें रहा करते थे। प्रॉपर गुफा नहीं है, ये शैलाश्रय, ठीक है। थोड़ी सी जैसे क्या हो गया कि ये पहाड़ है और यहाँ से थोड़ा सा कट के अंदर चला गया, तो ये नेचुरल बन गया, तो यहाँ रह लिए कुछ दिन, फिर फल फ्रूट खाए यहाँ पे, यहाँ खत्म हो गया, फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, फिर वहाँ रहने लगे ऐसे ही, ठीक है। तो क्लियर पॉइंट, इस तरीके से वह रहते थे, राइट, क्लियर। तो ये था हमारा पुरापाषाण काल। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट हमारा है मध्यपाषाण काल। कौन सा है साहब? मध्यपाषाण काल है नेक्स्ट हमारा। अब हम बढ़ेंगे मध्यपाषाण काल को, इस तरीके से लिखेंगे, थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन। तो मुझे बताइए मध्यपाषाण काल के खोजकर्ता कौन है? कौन है मध्यपाषाण काल के खोजकर्ता? बताइए। जॉन एवोन्स। क्या नाम है जिनका? जॉन एवोन्स। आपको एक चीज समझाऊंगा मैं, पहले सारा हो जाने दो, कि कनेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। कनेक्ट हम कैसे कर रहे हैं, राइट। तो यहां पे मानव क्या था? आर्किटेक्ट था, घुमक्कड़ था, संग्राहक था, ठीक है। क्या हो रहा है? यानी घूम घूम के क्या कर रहा है? घूम रहा है, फल फूल इकट्ठे कर रहा है, उन्हें खा रहा है। कोई प्रॉपर व्यवसाय इनका नहीं है। बट जब मध्यपाषाण काल में आते हैं तो पहली बार हमें दिखता है पशुपालन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे घुमक्कड़ तो थे, आखेटक थे, ये मतलब फल फ्रूट इकट्ठे कर रहे, लेकिन क्या है कि भाई ये पशुपालन का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमें दिखता है। पशुपालन यहाँ पे हमें दिखता है, ठीक है। यानी कि अगर कुछ नहीं आ जाए कि पशुपालन का प्रारंभिक कॉन्सेप्ट, प्रारंभ मतलब इनिशिएट मतलब प्रारंभ कहां से हुआ है, तो हम बोलेंगे मध्यपाषाण काल से हुआ है, ठीक है। अगर आवास की हम बात करें इसी तरीके से, तो आवास कहां पे था इनका? नदियों के पास। कहां पे था साहब? नदियों के पास। कहां पे? नदियों के पास, ठीक है, क्लियर पॉइंट। कहां पे है? नदियों के पास इनका आवास हुआ करता था। यानी कि मध्यपाषाण काल से संबंधित जो भी संस्कृति होंगी, जो भी स्थल होंगे, वह आपको अधिकतर दिखेंगे नदियों के पास मिलेंगे, नदियों के तट के पास दिखेंगे, ठीक है साहब। इस तरीके से हमारा नेक्स्ट है नवपाषाण काल। कौन सा है साहब? थर्ड लिखेंगे, हम यहां लिख देते हैं नवपाषाण काल। अभी हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग का फैक्ट है कि किन्होंने इसकी खोज की, ठीक है। इस समय पे क्या चेंज होते हैं, एक पेज पे सिंपल आ गया। जब हम पर्सनली इनको अलग अलग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास एक प्रॉपर ओवरव्यू नहीं होगा, क्योंकि मैं एक तरफ बताऊंगा, फिर नेक्स्ट बताऊंगा तो पिछला वाला गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक फेज पे आपको बेसिक कि देखो खोज इन्होंने की थी, यहाँ पे आखेटक संग्राहक थे, यहाँ पे आखेटक तो है लेकिन पशुपालक बन चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या सेलों में रह रहे हैं, प्रॉपर कोई उनका आवास नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या, नदियों के तट के पास उनका आपको स्थायी रूप से देखने को मिलेगा, आवास जैसा, अधिवास जैसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं। इस तरीके से हम बढ़ेंगे नवपाषाण काल की तरफ। तो नवपाषाण काल की खोज किसने की थी? डॉक्टर प्राइमरेज ने की थी। किसने की थी साहब? डॉक्टर प्राइमरेज ने की थी। प्राइमरेज किसने की है? डॉक्टर प्राइमरेज ने की है। अगर मैं थोड़े मानूं कि क्या क्या हुआ है एक्स्ट्रा,
तो भाई इस काल में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी वह पहिए का आविष्कार था। किसका आविष्कार था? पहिए का आविष्कार था। पहिए का आविष्कार देखने को मिल रहा है हमें। दूसरा मुझे बताइए, कृषि का भी आविष्कार हमें यहां देखने को मिलता है। कृषि का आविष्कार, ठीक है साहब, कृषि का आविष्कार। अब मुझे बताइए, जब मानव इतना विकसित हो गया, कृषि कर रहा है एक जगह बैठ के, और उसे अब पहिए का आविष्कार कर लिया, चक्का उसे मिल चुका है, कृषि भी उसके पास है, तो अब वह स्थायी रूप से रहेगा नहीं रहेगा? भाई किसी जगह में आप खेती कर रहे हैं, आपको एक संसाधन मिल गया, पशु पाल रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात, आप घर भी तो बनाएंगे ना भाई। ऐसा तो नहीं करेंगे आप पशु यहाँ पाल रहे हैं फिर आप चले गए छोड़ के पशुओं को, फिर कहीं और रहेंगे, फिर वहां पशु पालेंगे, फिर उनको छोड़ चले गए, फिर कहीं नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास खेती है, आप पशु पाल रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप घर भी बनाएंगे वहीं पे। तो क्या पहला कॉन्सेप्ट क्या दिखेगा कि स्थायी आवास हमें देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? स्थायी अधिवास, स्थायी। ठीक है साहब, स्थायी आवास हमें देखने को यहां पर मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? यहां तक क्लियर? तीनों काल, पुनर्पाषाण काल रॉबर्ट ब्रूस फ्रूटेक की थी, आर्किटेक्ट और संग्राहक थे। ठीक है साहब, आवास शैलाश्रय में रहते थे, यानी कि बताया मैंने, शैलों का छोटे छोटे जो चट्टान होते हैं उनका छोटा कटा फटा भाग हो जाता है, गुफा जैसी बन जाती है, उनमें रहते थे। ठीक है, क्योंकि यह इनको प्रकृति से बहुत डर लगता था। ठीक है, इसलिए प्रकृति को सबको उन्होंने देवता बना दिया, सबको भगवान और किसी को राक्षस बना दिया है, आगे जब पढ़ेंगे समय के साथ। ठीक है, तो क्या हुआ, आवास शैलों में रह रहे हैं। फिर थोड़ा काल बड़ा हुआ, अगला कालखंड आया, हमने देखा किसने खोज की? जॉन इबोन्स ने की, आर्किटेक्ट और पशुपालन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के हमें आया। नदी के पास इनका अधिवास होने लगा। ठीक है, पशु पाल रहे। लेकिन जब हम आगे आए, कालखंड बदला, नवपाषाण काल में आए, तो हमने देखा दो बड़ी चीजें हुई। एक तो कृषि का आविष्कार हुआ, दूसरा पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक, अब कुछ लोग कहेंगे कि अग्नि का आविष्कार कहाँ गया? अग्नि का जो उनको ज्ञान था वो यहाँ पे था, प्रयोग नहीं कर रहे थे। प्रयोग नवपाषाण काल में किया है, अभी हम डिटेल में देखेंगे आगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ ये वाला सेक्शन, तीनों को हमने डिटेल में देखा, राइट। पुनर्पाषाण जो काल है इसको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम, निम्न पुनर्पाषाण काल, मध्य पुनर्पाषाण काल और उच्च पुनर्पाषाण काल। अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं आगे। नेक्स्ट हमारा है, अगर हम बात करें धातु युग को, हम समझे इसको धातु युग। जब धातु युग की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि विकास मानव का हो रहा है कालखंड के माध्यम से हम देख रहे हैं। ठीक है, नवपाषाण काल आ चुका है, इस समय हथियार जो औजार हैं वो अलग तरीके के हैं, उसके बाद धातुओं का प्रयोग हुआ। अभी हम देखेंगे इन चीजों को भी अलग डिटेल से। अभी मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि क्लास किस तरफ जाने वाली है आगे। तो ताम्रकालीन युग में क्या हुआ है, तांबा और पत्थर का प्रयोग होने लगा है। यानी कि पहले पाषाण काल चल रहा है, यानी कि औजारों के रूप में पत्थर का प्रयोग हो रहा था, बट अब क्या हो रहा है, साथ में तांबा भी आ गया है, तो इसको बोला गया है ताम्रकालीन युग। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट क्या है, तांबा और टिन को मिला करके अब बनाने लगे कांस्य। जब ये नदियों के तट के पास रह रहे हैं, तो वहां पे क्या है, एक कमजोर धातु से भी भूमि को खोदा जा सकता है, जोता जा सकता है। बट जैसे जैसे आप तट से दूर जाएंगे तो आप क्या होगा, जब भूमि है वो हार्ड होती चली जाएगी, उसके लिए जोतने के लिए आपको हार्ड धातु बनानी पड़ेगी, जो एक कांसा बन के आया, कांसा निकल के आया इस चीज को लेकर। ठीक है, फिर आगे आया, हमने देखा लौह युग को हमने देखा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, लौह युग किस काल में आया था, तो लौह आया है वैदिक काल के आसपास। कब आया है, वैदिक काल के आसपास। ठीक है, क्लियर है वर्ड। अगर मैं ऐसे तांबे को समझूं, कांसे को मैं लूं, अगर नीचे से समझूं, तो कांसे का एग्जांपल हमें कहां मिलता है, कांसे का एग्जांपल हमें मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता। कहां पे मिलेगा, सिंधु घाटी सभ्यता में, अगर एग्जांपल्स की हम बात करें तो। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर तांबे को समझे, तो तांबे की अपनी संस्कृति है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जो टेक्निकली समझाता है कालखंड के हिसाब से हड़प्पा सभ्यता से पहले थी, बट टेक्निकली वो बाद में आती है, उसको लेकर अलग डिबेट है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको पता चल गया क्लास किस तरफ जाने वाली है। अब स्टार्ट करते हैं सेशन के हिसाब से। नेक्स्ट हमारा है पाषाण काल को हम समझेंगे। पाषाण काल यानी कि ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसे पैरलियोर का अर्थ होता है प्राचीन और लिथोर का होता है पाषाण, यानी कि प्राचीन पाषाण, इसलिए बोला जाता है इसे पुरा पाषाण। इसमें आखेटक और खाद्य संग्रह काल के रूप में भी जाना जाता है।
भारत में पुरापाषाण कालीन मनुष्य के शारीरिक अवशेष कहीं से भी नहीं मिले हैं, यानी कि भारत में अवशेष नहीं मिले हैं, ये क्लियर है। ठीक है, पुरापाषाण काल से संबंधित अवशेष भारत में नहीं मिले हैं मानव के। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, मनुष्य का जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर करता था। हमने बात की कि मानव शिकार कर रहा है, कोई कृषि और उस समय पे खाद्य जो पदार्थ होते हैं उनकी उपस्थिति नहीं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, संग्राहक था, शिकार कर रहा है, फूल गैदरर था, भोजन मतलब फूड गैदरर था और शिकार करने वाला था, हंटर और फूड गैदरर था, यानी कि वो जो फल फूल हो गए उनको इकट्ठा करेगा और शिकार जो शिकार करेगा उनको इकट्ठा करके लेके आएगा। सिंपल, कुछ भी उपजाना उत्पादकता के रूप में, वह खुद कुछ भी उत्पादन नहीं करेगा। नेक्स्ट है, इस काल में मानव को अग्नि का ज्ञान था, परंतु अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ था। ये पॉइंट आप समझ लीजिए। जो लोग ये बात कहने वाले थे कि नवपाषाण काल में आग की खोज हुई थी, तो आग की भाई खोज कब हो रखी है? पाषाण काल में हो चुकी है, बट उसके प्रयोग से वह अनभिज्ञ थे, मतलब अनजान थे, प्रयोग नहीं कर रहे थे, जानकारी उनको थी। इस समय का मनुष्य ग्रीटो जाति का था। कौन सा जाति का था? ग्रीटो जाति के थे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? क्लियर है, ठीक है, राइट। आगे हम जब बात कर रहे हैं तो मैंने बताया कि पुरापाषाण काल को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। निम्न पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें हथियारों के रूप में हमने देखा चॉपर, हैंड एक्स यानी कि हथौड़ी, राइट। इसी तरीके से हम जब बात कर रहे हैं आगे दूसरे काल की, तो मध्य पाषाण काल आ गया, मध्य पुरापाषाण काल। इसमें जो हथियार होंगे वो बदल जाएंगे, किस धातु के बनेंगे? क्वार्टजाइट के पत्थर का प्रयोग होने लगेगा। ठीक है साहब, क्वार्टजाइट पत्थर के जो है उस पहले प्रयोग हो रहे हैं पाषाण काल में, बट जब हम बात कर रहे हैं मध्य पुरापाषाण काल, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, दोबारा से सुन लीजिए। जब हम बात कर रहे हैं पुरापाषाण काल, तो औजारों के बदलाव के रूप में, मतलब औजार जो है उनका बदलाव के रूप में हम 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। आप इससे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इनसे कंफ्यूज नहीं हो जाए। ये पुरापाषाण काल के ही 3 पार्ट हैं। ठीक है, आगे मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल अलग है। ये तीनों किसके पार्ट हैं? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, ये है पुरापाषाण काल के। और यह हथियारों के विकास के आधार पर को डिवाइड किया गया। किसके आधार पर? औजारों के विकास के आधार पर। किसके आधार पर? औजारों का विकास आधार है इनका। जैसे कि हम बात करें तो निम्न पुरापाषाण काल में औजार होते थे क्वार्टजाइट पत्थर के। किसके? क्वार्टजाइट पत्थर के, यानी क्वार्टजाइट हो गया जिसे जो होता है पत्थर रेड। ठीक है, मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें तो मध्य पाषाण काल में जैसर, चर्ट, फिलेट, जो इस तरीके के पत्थरों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो पहले किसका हो रहा है? क्वार्टजाइट का हो रहा है। दूसरे में हम बात करें तो जैस्पर, चर्ट और क्लेट। तो भाई यहां होगा जैस्पर, ठीक है, जैस्पर, क्लेट और चर्ट, 2 लिखी मैंने। अगर मैं उच्च पुरापाषाण काल की बात करूं, उच्च पुरापाषाण काल में जो हथियार है, मेन हथियार जो था उसका प्रयोग होने लगा था ब्लेड का। किसका? ब्लेड का। ठीक है, अब कोई भी ये मत समझ लेना कि भाई ये ब्लेड लोहे का होगा। ये तीनों ही हथियार पत्थर के रहेंगे। पत्थरों की प्रकृति यहां पे बदल रही है। यहाँ क्वार्टजाइट का पत्थर है, यहाँ पे जैस्पर और फिलेट है ये, ठीक है, और चर्प वो मैंने लिखा नहीं है, और दूसरा ब्लेड है। ब्लेड मतलब बहुत पैना हो जाएगा, यहाँ पे धारदार हो जाएगा पत्थर। क्लियर पॉइंट? समझ में आ रहा है ये बात? ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट? तीनों डिवाइडेशन पता चल गया हथियारों, सॉरी औजारों के आधार पर। अब आएंगे हम मध्य पाषाण काल के आधार पर। तो इस युग के औजार छोटे छोटे पत्थरों से बने थे। आपको एक चीज बता दूं मैं कि चाहे हम बात करें मध्य पाषाण काल की, चाहे हम बात करें पुरापाषाण काल की, चाहे हम बात करें नवपाषाण काल की,
ये ओवरऑल जो तीनों डिवाइडेशन हुआ है, ये हुआ है औजारों के आधार पर। किसके आधार पर हुआ है? औजारों के आधार पर। इनिशियली जो पाषाण काल है उसमें औजार की जो मोटाई थी वो भारी और मोटे हुआ करते थे, बिना धार के हो गए, ऐसी पत्थर तोड़ा बना लिया, फेंक के मारने लायक हो गया, है ना। बट जैसे जैसे मानव का विकास हुआ है, उन्होंने क्या हुआ किया है कि अपने जो औजार हैं उनको धारदार बनाया है, पैना बनाया है और पत्थर की प्रकृति को बदला है, राइट। तो जब हम बात करें मध्य पाषाण काल आते आते जो औजार थे वो छोटे पत्थरों के बनने लगे थे, छोटे पत्थरों से बनाए थे, जिनको माइक्रोलिपिक या सूक्ष्म पाषाण भी कहा गया। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं मध्य पाषाण की, तो मध्य पाषाण में हमने देखा कि जो हथियार हैं वो छोटे हो गए थे साइज में, राइट। भारत में मानव अस्थि पंजर इस काल से प्राप्त होने लगता है, यानी इस काल में, यानी मध्य पाषाण काल से हमें मानव के अस्थि पंजर प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन भी मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हुआ है। मध्य पाषाण काल में कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु था। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप याद रख सकते हैं। क्लियर पॉइंट? जो पॉइंट मैंने पीछे लिखवाया था वो सब यहाँ पे समराइज हो रखा है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है कि मध्य पाषाण काल से संबंधित जो हमारे स्थल हैं, इंपॉर्टेंट स्थल यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे बागोर हो गया राजस्थान, लंगनाज हो गया गुजरात, सरायनगर उत्तर प्रदेश, है ना। इन सबको आप याद रख सकते हैं। मैच द फॉलोइंग आ सकता है, ठीक है। यह आ सकता है कि कितने पेयर सही है, कितने पेयर गलत हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है, राइट। अगर एक फैक्ट लिखना है तो ये लिख लो कि यह सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल, सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल है। ये एक इसके बारे में फैक्ट है सुंदर सा, ठीक। अगर कोई पूछने लगे कि मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो बागोर है, जो कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। बाकी लिस्ट आपके सामने है, जितनी आप याद कर सकते हैं, वेरी गुड। बाकी फैक्ट है सब। अब आते हैं हम नेक्स्ट, हम आते हैं नवपाषाण काल, ठीक है। जैसा कि हम पहले ही थोड़ा ब्रीफ कर चुके हैं आपको कि किन किन लोगों ने इनकी स्थापना की, किस तरीके से की है और किस तरीके से हम इसे देखने वाले हैं। हमने समझा था विकास के रूप में, ठीक है। तो क्या मानव इस तरीके का था पहले, फिर इस तरीके का हुआ, फिर ये चेंजेस आए, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। अब हम सिर्फ फैक्ट की बात करने वाले हैं। कनेक्टिविटी के रूप में हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे। तो कनेक्ट करके आप वहां से पढ़ सकते हैं वो वाली स्लाइड से, और फैक्ट के रूप में आप यहाँ से देखिए। यूनानी भाषा का नियो शब्द है जिसका मतलब है नवीन, और इस काल को इसलिए बोला जाता है नवपाषाण काल, क्योंकि नवपाषाण को बोला जाता है नियोलिथिक, ठीक है। न्यूलिथोर बोला जाता है, जिससे मतलब जिस तरीके से पाषाण होता है, लिथोर का मतलब इस तरीके से यहाँ भी पाषाण का मतलब, लिथोर का मतलब पाषाण है, और नियो का मतलब न्यू, यानी कि नव पाषाण, नवीन पाषाण काल। इस काल की सबसे प्राचीन बस्ती पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे कि नवपाषाण काल की सबसे प्राचीन बस्ती जो कौन सी है? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ है जो कहाँ पड़ती है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ती है। कहाँ पड़ती है भैया? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये पड़ती है, ठीक है साहब। इस युग के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजार व हथियार का प्रयोग करते थे। ये एक सुंदर फैक्ट है कि नवपाषाण काल के लोग जो है हथियार उनके होते थे बहुत चमकीले होते थे, पॉलिश्ड होते थे, नुकीले होते थे, पैन एकदम, क्योंकि इस समय तक मानव बहुत विकास कर चुका था और इस समय पे मानव के हथियार बहुत ही पैने नुकीले होते थे और बहुत शार्प होते थे, बहुत छोटे होते थे साइज में, ठीक है। चिरांद से हड्डियों के उपकरण पाए जाते हैं, हड्डियों के उपकरण पाए जाते हैं, यानी कि हम क्या समझ सकते हैं कि हथियारों के रूप में मानव हड्डियों का प्रयोग भी करने लगा था। जो कहां से प्रूफ मिला है? चिरांद से। दोबारा पढ़ लीजिए, चिरांद से हड्डियों के उपकरण पाए जाते हैं, ठीक है। एक साइट है कोल्डी हवा, कोल्डी हवा चावल या धान का प्राचीनतम साक्ष्य यहां पर मिला है। यह लोग स्थायी घर बनाकर रहने लगे थे, यह पता चल गया। पहिए व कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल की देन है, यह आपको पहले ही बताया जा चुका है, ठीक है। तो नवपाषाण काल में हमने क्या देखा कि नवपाषाण काल में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि स्थायी रूप से वह मकान बनाकर रहने लगे, स्थायी रूप से वह आवास बनाकर रहने लगे, मानव रहने लगा,
ठीक है। दूसरा पॉइंट, पहिए व कृषि का आविष्कार हो चुका है। दूसरा, इनके जो हथियार होते थे, औजार होते थे, वह पॉलिश्ड होते थे और चमकदार होते थे, बहुत शार्प होते थे, साइज में छोटे होते थे, ताकि वो इजी कैरी कर सकें और शिकार करने के दूर जा सके और वापस शिकार को लेके भी आ सके, क्योंकि अब मानव स्थायी रूप से रहने लगा था आवास बनाकर। राइट, चलो अब आते हैं नेक्स्ट हमारा वही कि नवपाषाण काल से संबंधित जो साइट है वो यहाँ पर दी हुई हैं, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है साहब, क्लियर है पॉइंट? चलो यहाँ पे पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुरज़होम कश्मीर, ये तो बलूचिस्तान में है। गुम्फकराल कश्मीर, कोल्डिया उत्तर प्रदेश, और चिरांद बिहार में है। और जिन पर निशान लगाया वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं। जिन पे मैंने मार्क किया है वो एग्जाम में आए हुए हैं, तो वो तो आपको याद करने ही करने हैं, आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। चॉइस इज ऑलवेज योर्स। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं धातु युग। अब हम धातु युग को पढ़ेंगे। धातु में हमने बात की कि नवपाषाण काल के अंतिम चरण में धातु का प्रयोग प्रारंभ हुआ। राइट, सबसे पहली धातु कौन सी थी जिसका प्रयोग हुआ? तांबा का। कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली धातु थी जिसका प्रयोग हुआ था तांबा। धातु, तांबा और पत्थर का प्रयोग एक साथ हुआ था, इसलिए इसे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति भी बोलते हैं, काल बोलते हैं, ताम्रपाषाण काल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो अंतिम चरण है नवपाषाण काल का, उसमें धातु का प्रयोग प्रारंभ हुआ। यानी कि अगर मैं इनिशियल से शुरू से बात करूं तो पहले पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण काल। ठीक है साहब, फिर कांस्य काल, और फिर आया हमारा कौन सा? लौह युग। ठीक है, कांस्य युग को ही हम, कांस्य युग और ये सिंधु घाटी सभ्यता दोनों साथ साथ हैं। ठीक है, लौह युग और वैदिक युग दोनों साथ साथ हैं कालखंड की दृष्टि से। राइट, अब बात करते हैं, हम 3 काल की बात करेंगे। सबसे पहले ताम्र युग की बात करेंगे, फिर कांस्य युग, फिर लौह युग को देखेंगे। राइट, आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं ताम्रपाषाण काल से। तो जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजार का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्रपाषाणी काल कहते हैं। यह आपको बताया गया अभी। ठीक है, तांबा सर्वप्रथम जिस धातु का औजार के रूप में प्रयुक्त किया गया, कौन सा धातु है? तांबा थी वो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। सिंपल पॉइंट आ सकता है कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कैसी संस्कृति थी? तो कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति थी। राइट, इस तरीके से आगे देखेंगे। वह लिखना नहीं जानते थे और ना ही नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युगीन के लोग नगरवासी हो गए थे। यानी कि इस पॉइंट से हम एक चीज समझ सकते हैं कि जो सभ्यता जिसे हम बोल रहे हैं ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता, वह ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता नहीं थी। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, यानी लिखना वो नहीं जानते थे। दूसरा पॉइंट, जब हम बात करेंगे कांस्य युगीन सभ्यता की, कांस्य काल की हम बात करेंगे, अगले फेज की हम बात करेंगे, वह नगरवासी थी। यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ना कि ग्रामीण सभ्यता थी। तो इस पॉइंट से हम ये समझ सकते हैं कि कांस्य युगीन सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि हमने बात की तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, तांबे का सबसे पहले प्रयोग हुआ था, तो कब प्रयोग हुआ है? लगभग 5000 ईसा पूर्व तांबे का प्रयोग बताया जाता है। कब बताया जाता है? 5000 ईसा पूर्व तांबे का प्रयोग बताया जाता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट? कहां पे हुआ है? इसका प्रमाण कहां पे मिला है? इसका प्रमाण मिला है अत्रिपक्कम। अत्रिपक्कम में क्या मिला है? प्रूफ में मिला है तांबे की कुल्हाड़ी मिली है साहब। क्या मिली है? तांबे की कुल्हाड़ी। क्या मिला है साहब? तांबे की कुल्हाड़ी। क्लियर है पॉइंट? क्लियर? तो दोबारा सुन लीजिए, हमने बात की कि तांबे का सर्वप्रथम धातु के रूप में, तांबे धातु का सर्वप्रथम औजार के रूप में प्रयोग हुआ। कब हुआ था? 5000 ईसा पूर्व में हुआ था। अवशेष कहाँ थे? मतलब प्रमाण कहाँ मिला है? अत्रिपक्कम में मिला है, जो कहाँ पड़ता है? मद्रास में पड़ता है। दूसरा पॉइंट क्या है? क्या मिला है प्रूफ के रूप में? तो मिली है तांबे की कुल्हाड़ी। क्लियर है पॉइंट? यहां तक क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट, हमारी संस्कृति है कांस्य युगीन संस्कृति। कौन संस्कृति है साहब? कांस्य युगीन संस्कृति। तो मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान व सिंधु घाटी में
कांसे उपकरण व्यवहार में लाए जाने लगे, इसी से इस युग के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि हम समझें सिंपल सी बात कि मिस्र की सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, यूनान व सिंध घाटी, सब सभ्यताओं के नाम है। यह सब सभ्यताओं के नाम है जो सब समकालीन हैं आसपास। ठीक है, इस समय पर सभी में क्या है, कांसे के उपकरण देखने को मिलते हैं, जिस कारण इस कालखंड को कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इसी युग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है। यानी कि हड़प्पा संस्कृति और कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता दोनों समकालीन है, एक साथ ही दोनों का उदय हुआ है। ठीक है, मतलब एक तरफ हम देख रहे हैं कि कांस्य के उपकरण हमें व्यवहार में मतलब प्रैक्टिकली हमें यूज होते दिख रहे हैं, दूसरी तरफ हमें उसी समय उसी कालखंड में हमें हड़प्पा सभ्यता का उदय होता हुआ दिख रहा है। भारत में प्रथम बार शहरी सभ्यता की स्थापना सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान विकास हुआ। यानी कि अगर मैं बात करूं सिंपल फैक्ट कि पहली बार नगरीय सभ्यता की स्थापना भारत में कहां हुई, तो कौन सी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता पहली बार भारत में नगरीय सभ्यता के रूप में विकसित हुई। क्लियर पॉइंट बाबूजी? चलो क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है लौह युग। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लौह युग। तो लौह युग को हम देखेंगे मानव सभ्यता विकास क्रम में लोहे का प्रयोग 2000 ईसा पूर्व के आसपास मानव ने सीखा था। भारत में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। ऋग्वेद में अयस धातु का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ जिसके वास्तविक अर्थ के विषय में मतभेद है। अब देखो, कुछ लोगों का मानना है कि ऋग्वेद में जो अयस वर्ड है उसका मतलब है लौह, बट इसको लेके बहुत क्या है, मतभेद है, कंफ्यूजन है कि वह जो वर्ड है अयस वह किस धातु के लिए प्रयोग किया गया है। हालांकि अथर्ववेद में लोहस और श्याम अयस, लोहस और श्याम अयस, श्याम तो नहीं बोल रहा हूं मैं, श्याम बोल रहा हूं ये, लेकिन है श्याम ही वो, मैं श्याम बोल रहा हूं। तो दो वर्ड का प्रयोग किया गया है अथर्ववेद में, जिसे विद्वानों ने तांबे के अर्थ में और श्याम को, श्याम अयस को लोहे के अर्थ में माना है। ठीक है, तो ऋग्वेद में तो क्लियर नहीं है विषय, बट अथर्ववेद में क्लियर है, जहां पर दो अयस का प्रयोग किया गया, लौह अयस और श्याम अयस। लौह अयस का प्रयोग किया गया है किसके लिए, लौह शब्द को तांबे के अर्थ में प्रयोग किया गया है, बल्कि और श्याम अयस को किया गया है लोहे के रूप में। दोबारा सुन लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। ऋग्वेद में अयस वर्ड का प्रयोग है, ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग है, बट वह किस धातु के लिए प्रयोग किया गया है इसके संबंध में जो है मतभेद है। मतभेद मतलब अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है। ठीक है, तो क्लियर नहीं है, राइट, लेकिन अथर्ववेद में क्लियर है। दो वर्ड का प्रयोग किया गया, लौह अयस और श्याम अयस। लौह अयस का प्रयोग है तांबा, मतलब लौह नाम में तो लौह है, बट प्रयोग किसके लिए किया गया, तांबे के लिए किया गया है। इसी तरीके से जो श्याम अयस है उसका प्रयोग किया गया है लौह के अर्थ में। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो भारत में लोहे का साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व के आसपास एटा जिले के अंतरजी खेड़ा से प्राप्त होता है। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं भारत में लोहे के प्रयोग को लेकर, तो कहाँ प्रयोग सबसे पहले हुआ है, कहाँ दिख रहा है हमें, भारत में लोहे का साक्ष्य कहाँ मिला है, कहाँ मिला है बताओ? लोहे का साक्ष्य मिला है एटा जिले के अंतरजी खेड़ा पे। कहाँ मिला है? एटा जिले में अंतरजी खेड़ा। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा साहब? उत्तर प्रदेश में। क्लियर? क्लियर पॉइंट? अगर हम विश्व लेवल पे बात करूं तो विश्व में लगभग 1300 ईसा पूर्व के आसपास लौह प्रयोग का प्रारंभ माना जाता है। ये सब फैक्ट के रूप में आप समझ सकते हैं। ठीक है साहब, अब हम थोड़ा तथ्य के रूप में समझें, तथ्यों के रूप में हम जाने तो भाई लोहे की खिलाड़ी कहाँ पे मिली है? मोरझारी में मिली है। दूसरा, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में स्थित तीरों एवं भालों के लौह से युक्त हथियार मिले हैं। कहाँ मिले हैं? हल्लूर में। लोहे के कृषि के उपकरण कहाँ मिले हैं? जखेड़ा में। तो 3 लोकेशन हैं जो लोह से संबंधित है, आप इन्हें याद रख सकते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर पॉइंट? क्लियर है?
क्लियर है कि लोहे की कुल्हाड़ी मिली है मोहरझारी से। वहीं कर्नाटक के धारवाड़ जिले में स्थित तीर और भाले मिले हैं कहाँ पे, हुल्लूर में मिले हैं। और लोहे के कृषि के उपकरण कहाँ मिले, जखेड़ा में। क्लियर। एक सुंदर सा फैक्ट लिख लीजिए कि भारत में सर्वप्रथम जो लोहे का प्रयोग हुआ है वह हखामनी जो शासक थे उनके शासनकाल में प्रयोग किया गया था। मतलब ऐसे ही चलता फिरता फैक्ट है, मुश्किल ही एग्जाम में आएगा। ठीक है, बस ऐसे ही दिमाग में आया तो बोल दिया, राइट। तो ये था हमारा लास्ट स्लाइड। सो आई होप कि क्लास में आपको मजा आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे और तैयारी को सही दिशा में कर रहे होंगे, ताकि जो डिस्ट्रैक्शन है सूचना का और मार्केट का, आप उसे बच रहे होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो and keep subscribe if you have enjoyed the video. So thank you very much.